हाँ जी, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो भाई आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6 का दूसरा पार्ट। आपने मुझे ये बात की उम्मीद है कि आपने चैप्टर 6 का पहला पार्ट बहुत अच्छे से समझा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब आपको इस चीज को रिवाइज करना है और अब हमारे साथ दोबारा जुड़ के नए पार्ट को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई चैप्टर नंबर 1 मतलब चैप्टर नंबर 6 में हमारे पास जो चीजें हैं देखने के लिए, अभी हमने कल देखा था इलेक्ट्रॉन के बारे में, आज हम देखेंगे प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे भैया? प्रोटॉन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है प्रोटॉन की खोज, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? इस सवाल का जवाब हमें यहां से मिलेगा। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या लिखा है? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। कैसा होता है? उदासीन। तो ये उदासीन भाई है तो है कैसे? हमने तो कल देखा कि इलेक्ट्रॉन नाम का एक पदार्थ है या कण है जो एटम परमाणु के चारों ओर चक्कर काटता है। तो भाई जब वो नेगेटिव है, उसके ऊपर ऋणात्मक आवेश है, तो आपका जो परमाणु है वो उदासीन कैसे हो गया? सवाल समझ में आया? कल हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था? पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि परमाणु के चारों ओर चक्कर काटने वाला एक कण है जिसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और वह इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अर्थात ऋण आवेश धारण करता है। जब इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश धारण करता है तो आपका परमाणु न्यूट्रल उदासीन कैसे हुआ? ये है प्रश्न। तो भाई ये उदासीन होता है किसकी वजह से? इस प्रोटॉन की वजह से। कहने का मतलब इतना अच्छा है कि प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश है वो कैसा है? धनात्मक है, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। तो ध्यान देंगे, ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के साथ साथ धन आवेशित कण होना आवश्यक है। अगर परमाणु को मैं चाहता हूं कि वह उदासीन रहे, तो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन के साथ साथ धन आवेशित कण भी मौजूद होना आवश्यक है। ये पॉइंट है। इसके बाद जो चीज बोल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1886, कब? सन 1886 में गोल्डस्टीन, किसने? गोल्डस्टीन ने कैथोड रे वाले वित्सर्जन नलिका का प्रयोग किया। छिद्रित, कैसी? छिद्रित कैथोड वाली वित्सर्जन नलिका का प्रयोग किया। तो भाई सबसे पहली बात आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो है इन 1886, किसने? 1886 में गोल्डस्टीन ने छिद्रित डिस्चार्ज ट्यूब का यूज किया, कैथोड रे वाली। अब इससे क्या होता है आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हमको पता चलेगा। तो भैया अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सूचना। जो बच्चे हमारे साथ जुड़कर पीएटी में एक अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं और साथ ही साथ 12th बोर्ड में रैंक लाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा काम वो है कि वो प्ले स्टोर जाएं। प्ले स्टोर में हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप को, एम इंस्टीट्यूट उज्जैन को डाउनलोड करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, और वहां पे आपको मिनिमम प्राइस में 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर एंड पीएटी, 11th प्लस 12th के साथ पीएटी का भी कोर्स अवेलेबल कराया जाता है। आप यहां ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ हमारे पास ऑफलाइन बैचेस भी अवेलेबल हैं। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें और अपनी सफलता सुनिश्चित
करें। यहां आपके लिए फीस बहुत मिनिमम रखी गई है, तो बिल्कुल जल्दी ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए वापस से हम आते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की ओर। तो देखिए हमने क्या बात की, प्रोटॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्रोटॉन के बारे में। तो उन्होंने क्या क्या ध्यान दिया? उन्होंने ध्यान दिया कि प्रोटॉन के ऊपर, सॉरी प्रोटॉन के ऊपर बोल रहा हूं, उन्होंने किसके बारे में सबसे पहले पता लगाया कि जो हमारे पास किरणें निकल रही थी उनके ऊपर कौन सा आवेश है? पॉजिटिव। कौन सा आवेश है? पॉजिटिव, धनात्मक आवेश है। कौन सा आवेश है? धनात्मक। और ये कहां से चलती हैं? एनोड से शुरू होती हैं और किस ओर जाती हैं? कैथोड की तरफ। ध्यान से देखिएगा, फिर से हम बनाते हैं एक ट्यूब। इस ट्यूब में एक तरफ हम लिख देते हैं कैथोड। क्या लिख देते हैं? कैथोड। और हमने लास्ट लेक्चर में पता किया था कि कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। एक तरफ हम लिख देते हैं एनोड। क्या लिख देते हैं बच्चों? एनोड। एनोड में हमारे पास कौन सा आवेश है? पॉजिटिव। देखिए इस चीज को समझना जरूरी है कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है। ओके, तो देखिए जब एनोड से चलती है कोई किरण, कौन चलती है? एनोड से कोई किरण चलती है और किस तरफ जाती है? कैथोड, कैथोड की तरफ। तो उसे हम बोलते हैं एनोड रे। क्या बोलते हैं उसे हम? एनोड की किरणें बोलते हैं, ठीक है। यहां पे वही लिखा है। इसके साथ साथ इसका एक और नाम है कैनल रे, कैनल किरणें। क्या नाम है इसका? कैनल किरणें। तो ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि कभी कभी प्रश्न आ सकता है कि भैया एनोड का दूसरा नाम क्या है, तो आपको तुरंत बताना है क्या है कि एनोड का दूसरा नाम कैनाल किरणें। क्या नाम है? कैनाल किरणें। ओके, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है, 1897 में, कब? 1897 में जे जे थॉमसन चाचा, याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जे जे थॉमसन कौन है। तो जे जे थॉमसन चाचा ने इसका नाम क्या रखा? पॉजिटिव रे। तो आपको यहाँ पे तीन नाम दिख रहे हैं। कितने नाम? तीन। तीन नाम एक ही काम। पहला नाम है एनोड रे, दूसरा नाम है कैनाल रे, तीसरा नाम पता चल गया पॉजिटिव रे। तो नाम याद रखना कि एक ही, जैसे तुम्हारा कोई नाम होगा घर में, सोनू मोनू, दोस्तों के बीच में कोई तुमको अच्छा नाम दे के रखा होगा, ठीक है। इस टाइप की चीजें आपके पास होती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास जो किरणें हैं है एक ही, पर नाम उसके कितने हैं? तीन अलग अलग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहां पे क्या पॉइंट आ गया है? धन किरणों के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ पॉजिटिव रे, प्रॉपर्टी ऑफ एनोड रे। तो यहां पे पहला पॉइंट कैथोड के जैसा ही है। ये भी कैसे चलती हैं? सीधी रेखा में गमन करती है। कैसे चलती हैं? सीधी रेखा में। कैसे चलती भैया? सीधी रेखा में। अब उसके बाद क्या लिखा है? अगर ये छेपड़ी पहिए के सामने आ जाएं तो उसको क्या कर देंगे? घुमा देंगे। जैसे कैथोड रे की प्रॉपर्टीज हैं, कैथोड रे की जैसी प्रॉपर्टी है वैसे ही प्रॉपर्टी, वैसे ही गुण एनोड रे के हैं, पर थोड़े बहुत अंतर के साथ। और वो अंतर क्या है? कैथोड नेगेटिव थी, एनोड पॉजिटिव है, ठीक है। तो मतलब इसके सामने भी अगर वो पहिया आ जाए तो उसको भी ये क्या कर देंगी? गोल गोल रानी की तरह घुमा देंगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट भी यहां पे क्लियर हो गया हमारे लिए। भाई देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये जाननी है और समझना है, अगर किसी भी किरण में आवेश है ना, रे में अगर चार्जेस हैं तो वो या तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी या तो नेगेटिव की तरफ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव है वो अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ। कहने का मतलब जो ऋणात्मक है वो धनात्मक की तरफ आकर्षित होगा और जो धनात्मक है वो ऋणात्मक की तरफ। तो वही चीज यहां पे लिखी है। क्या लिखा है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं।
कहने का मतलब देखना यहां पे क्या होगा, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। हमको क्या पता है कि एनोड जो है वो कैसी है, धनात्मक है। कैसी है, धनात्मक है। कैसी है भैया, धनात्मक। तो ये किसकी ओर आकर्षित होंगी, ऋणात्मक की तरफ। किस ओर आकर्षित होंगी, ऋणात्मक की तरफ। तो एनोड रे जो है ये ऋण आवेशित प्लेटों की तरफ मुड़ जाती है। किस ओर मुड़ जाती है, ऋण आवेशित प्लेटों की तरफ मुड़ जाती है। और वहीं अगर मैं चुंबक क्षेत्र की बात करूं तो ये नॉर्थ की तरफ मुड़ती हैं। किसकी तरफ, उत्तर दिशा की ओर। किस दिशा की ओर, उत्तर। तो चुंबकीय क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा ये उत्तर की तरफ जा रही है, और विद्युतीय क्षेत्र में देखने को मिलेगा तो ये नेगेटिव की तरफ आकर्षित हो रही है। ठीक है, कैथोड की जो प्रॉपर्टी है उसका उल्टा काम करती है कौन, एनोड। ठीक, अब यहां पे समझना, धन किरणों का वेग कैथोड किरणों से कम होता है। ठीक है, इसको मैं समझाना चाहूंगा क्यों ऐसा होता है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि जो धन किरणें हैं, पॉजिटिव चार्ज या एनोड रे, कौन सी रे, एनोड रे जो रहती है वो होती है क्या, भारी होती है। कैसी होती हैं, भारी होती हैं। किसकी अपेक्षा भारी होती हैं भाई, कैथोड की अपेक्षा। अब तुम ही समझो, कॉमन सा एग्जांपल है, जो छोटे जानवर होते हैं वो कितने फुर्तीले होते हैं, उनकी रफ्तार कितनी तेज रहती है ना। वहीं अगर बड़े जानवर की बात की जाए या बड़े पशु की बात की जाए तो उसको उसकी रफ्तार क्या रहती है, धीमी रहती है। तो सेम यहां पे है, जो हल्का है, जो हल्का है वो क्या है, तेज है, और जो भारी है वो कैसा है, धीमा है। कैसा है, धीमा है। ठीक है, जो तेज है वो हल्का है, और जो भारी है वो धीमा है। मतलब कहने का मतलब वही है कि जो हल्का है वो तेज चलता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है, हल्का है। इलेक्ट्रॉन क्या है, हल्का है, इसीलिए वो तेज है। और प्रोटॉन कैसा है, भारी है, इसीलिए क्या है, वो धीमा है। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद लिखा है चौथा पॉइंट, ये धातु की पतली पन्नी को भेद सकती है। ठीक है, चलो ये भी सेम प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद लिखा है इसकी भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। तो ध्यान देना यहां पे जो मैं बात बता रहा हूं, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कैथोड और एनोड में, किसमें बेटा, कैथोड और एनोड में, ध्यान रखना भाइयों, कैथोड और एनोड में किसकी भेदन क्षमता ज्यादा है, किसकी भेदन क्षमता ज्यादा है, तो आंख बंद करके बता देना, कैथोड की। इसकी ज्यादा है, कैथोड की। एनोड की भेदन क्षमता कम होती है। क्या होती है, कम होती है। क्लियर हुई बात। देखिए फिर से आ गए हमारे स्टार, ये हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टार बच्चे हैं। इस बार 2026 के पीएटी और साथ में 12th बोर्ड में इन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट का नाम रोशन किया। इनके 12th बोर्ड में तो बहुत अच्छे नंबर और परसेंटेज रहे, साथ ही साथ इन बच्चों का एडमिशन और सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस में। कहा, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेजेस में। तो अगर आप भी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक सुनहरा भविष्य गढ़ना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, और ऐप डाउनलोड करने के बाद इसमें दिए हुए जो कोर्सेज हैं 11th 12th और पीएटी, उसे सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको मिनिमम से मिनिमम प्राइस में ये कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, और वहां खूब लगन से पढ़ाई कीजिए। हम आपका साथ देंगे, आपकी नैया को पार लगाएंगे, और साथ ही साथ नेक्स्ट ईयर अपनी फोटो यहां इनकी जगह पाइए। ठीक है, तो देखिए आपका भी तो मन करता होगा ना कि यार अपने माँ बाप को, अपने माता पिता के सामने
उनका सर को फक्र से या गौरवान्वित किया जाए, अपने गांव में नाम दिखाया जाए, अपने गली में नाम बताया जाए कि देखो भाई सिलेक्शन हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं। तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत जब हम कर रहे हैं आपको पढ़ाने में, तो हमसे आपके हम मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है बच्चों, मुझे बहुत उम्मीद है कि आप हमारी मेहनत और खुद की मेहनत मिलाकर एक ऐसा रिजल्ट तैयार करेंगे, एक ऐसा परिणाम तैयार करेंगे जिसको देखने के बाद आपके चेहरे में वो जंग जीतने वाली मुस्कान, बोलते हैं ना जंग जीतने वाली मुस्कान, वो आनी चाहिए। ठीक है तो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं, अपन प्रोटॉन के गुणों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं? प्रोटॉन के गुणों के बारे में। तो भाई प्रोटॉन के गुणों के बारे में बताइए। पहले ही मैंने बता दिया है कि प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश है वो कैसा है? धनात्मक है। कैसा है? धनात्मक है भाई, ध्यान रखने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए क्या लिखा है यहां पे, प्रोटॉन प्रोटॉन धन आवेशित मूलभूत कण है। कौन है? धन आवेशित मूलभूत कण। बहुत इंपॉर्टेंट बात। इलेक्ट्रॉन क्या था? ऋण आवेशित था। इलेक्ट्रॉन कैसा था? नेगेटिव था। इलेक्ट्रॉन कैसा था? नेगेटिव था। प्रोटॉन कैसा है भैया? पॉजिटिव है। ओके, स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट। ठीक, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P प्लस से। किससे प्रदर्शित करते हैं? P प्लस से। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? प्रोटॉन की त्रिज्या लगभग 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोटॉन का जो आकार होगा, प्रोटॉन का जो आकार होगा वो 1 × 10⁻³ सेंटीमीटर, मतलब इतना छोटा होता है। इतना छोटा होता है, मतलब सोचिए कितना छोटा, हम इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना छोटा हम अपनी सूक्ष्म आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप से भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते। आज तक वैज्ञानिकों ने बहुत मुश्किल से शायद एक ही प्रोटॉन को देखा होगा, और शायद ना भी देखा हो, क्योंकि ये इतने सूक्ष्म और इतने छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, प्रोटॉन के लिए E/m। प्रोटॉन के लिए क्या? E/m। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, E का मतलब होता है चार्ज और M का मतलब होता है मास। चार्ज का मतलब होता है आवेश और मास का मतलब होता है द्रव्यमान। क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान। तो E/m, प्रोटॉन का E/m का मान स्थिर नहीं होता, ये स्थिर नहीं होता, पर इलेक्ट्रॉन में इसकी वैल्यू फिक्स थी। इलेक्ट्रॉन में इसकी वैल्यू क्या थी? फिक्स थी, उसको ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखा है? यह विसर्जन नलिका में प्रयुक्त गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। E/m किस पर निर्भर करता है? प्रोटॉन का प्रयोग किए जाने वाली गैस पर। प्रश्न बन सकता है कि अगर मैं आपके डिस्चार्ज ट्यूब में, किसमें? विसर्जन नलिका में भारी गैस का प्रयोग करता हूं, कौन सी गैस का? भारी द्रव्यमान वाली गैस का प्रयोग करता हूं, तो E/m में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? तो E/m में हमें कमी देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी बच्चों? E/m में हमें कमी देखने को मिलेगी। क्लियर हुई बात? देखो अभी यहां पे देखेंगे, हाइड्रोजन गैस के लिए E/m का मान सर्वाधिक होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस पूरे ब्रह्मांड की सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन गैस कौन सी है? पूरे ब्रह्मांड की सबसे हल्की। अभी मैंने आपको बताया कि गैस का भार अगर बढ़ाओगे तो E/m का रेशियो घट जाएगा। तो सेम चीज यहां पे, हाइड्रोजन सबसे हल्की होने की वजह से
इसका E/m क्या होता है, सर्वाधिक होता है। कितना होता है, 9.58 गुणित 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। समझ में आई बात? चलिए देखो बच्चों, मैं सीधा साफ बात आपसे बता देना चाहता हूं कि केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, ठीक है, और एग्रीकल्चर फील्ड में, खासकर एग्रीकल्चर फील्ड में आदमी ये सोचता है, बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हम तो एग्रीकल्चर लिए हैं, साइंस से बच गए हैं, बायो नहीं पढ़ना है, ठीक है, मैथ्स नहीं पढ़ना है, फिजिक्स नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है, इससे हम बच गए। पर यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप इन सब्जेक्ट से कहा नहीं बच सकते। आपका सिलेक्शन अगर हो जाता है ना, आप अगर सिलेक्ट होके कॉलेजेस जाते हैं, तो कॉलेज में भी आप लैब में जब जाएंगे, जब मृदा का परीक्षण, सॉइल टेस्ट करना होगा, या कोई भी चीजों को जब आपको देखना होगा, आप लैब जाओगे तो सॉइल में सबसे ज्यादा केमिस्ट्री का प्रयोग होता है, क्योंकि आपके सारे उर्वरक, है ना, और मृदा में पाए जाने वाले सारे तत्व किसका हिस्सा है, केमिस्ट्री का हिस्सा है। और अगर आपकी केमिस्ट्री कमजोर रहे, अगर आपने केमिस्ट्री अपनी मजबूत नहीं की, तो जो आपके साथ वाले साथी हैं, है ना, आपके जो दोस्त बनेंगे, वो आपके ऊपर हंसेंगे। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर हंसे, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, क्लासेस रेगुलर अटेंड करना है, सारे लेक्चर को पूरा देखना है, आखिरी तक देखना है। अगर आप मिस करेंगे तो केमिस्ट्री, फिजिक्स या कोई भी साइंस के सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, आपने अगर एक पॉइंट मिस किया, आपने अगर एक क्लास मिस कर दी, अगर आपने कितनी क्लास मिस कर दी, एक क्लास, तो आपको नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगी। तो मेरा भाई, तो आप लोगों से बस इतना ही कहना है, बी रेगुलर, क्लास में नियमित रहिए, क्लास ज्वाइन कीजिए, क्लास के सारे लेक्चर को लाइन बाय लाइन, पॉइंट टू पॉइंट देखिए, स्किप मत कीजिए। स्किप करेंगे तो समस्या आपके लिए उत्पन्न होनी है। समझ रहे हो बात? तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, है ना, कि आप क्लासेस रेगुलर बेस पे ज्वाइन करिए। चलिए ठीक, आगे हम देखते हैं। यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या लिखा है चौथे में, प्रोटॉन के ऊपर प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम धन आवेश होता है। आपको ऐसा ये नंबर देखा देखा सा लग रहा है क्या? बोलोगे कि सर लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन में भी तो आपने यही लिखा था, ठीक है, तो हाँ मान रहा हूं भाई, वो यही लिखा था, पर मामला क्या है, मामला है आवेश का। इलेक्ट्रॉन के केस में हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रॉन के केस में हमें माइनस, मतलब ऋणात्मक आवेश प्रयोग किया था। क्या किया था, ऋणात्मक। पर यहां क्या है हमारे पास, धनात्मक। तो ध्यान देना, आवेश के बदल जाने से एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है आपका, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना आ गया, पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बोलोगे सर 6 के बाद 0 क्यों नहीं लिए, तो उसको लिखना जरूरी नहीं है, उतना मैंडेटरी नहीं है। मेरा काम है आप लोगों को केमिस्ट्री समझाना और आपके लिए केमिस्ट्री आसान बनाना। अब मैं बोलूंगा बी प्रिसाइज, एकदम एक्यूरेट वैल्यू बताओ। पेपर में एक्यूरेट वैल्यू इतना नहीं पूछेगा, और पूछ भी लिया तो तुमको पता है 1.602 गुणित 10 की घात -19 कूलम ही रहेगा। तो ये याद अगर तुमने कर लिया, तुमने याद इसको कर लिया, तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। और न्यूमेरिकल में हम अधिकतर, अधिकांश जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को ही प्रयोग करेंगे। अब तुम ये बोलोगे सर केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल, हाँ तो बच्चों क्या दिक्कत है, 4-5 फॉर्मूला रहते हैं एक चैप्टर में, 4-5 फॉर्मूला अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपकी केमिस्ट्री उस लेवल तक हो जाएगी कि आपके सामने जो बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चे रहते हैं ना, आकाश, साइलन, आप उनके सामने भी अपना सिर उठा के बोलोगे कि हाँ हम भी एम्स एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट से हैं, ठीक है, हमारे अंकित सर हमको केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आओ हो जाए थोड़ा। तो तुम उनसे, उनके सामने क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकते हो। तो घबराना नहीं है, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो तुम्हारी नैया भी पार करवाऊंगा। बस बीच में नाव में छेद करने काम नहीं करना। नाव में छेद करने का मतलब पढ़ाई छोड़ दी,
या कहीं और घूमा घामी कर रहे हैं, भाई 1 साल है तुम्हारे पास, 1 साल भी नहीं, 10 महीने बच्चे हैं, 10 महीने में नैया पार करनी है, तो बी रेगुलर, बी अटेंटिव, ठीक है, अपने आप को पूरा फोकस रखो। चलो आओ, फिर उसके बाद क्या लिखा है, ये धन आवेश की एक इकाई है, इट रिप्रेजेंट 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। दूसरी चीज, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसकी दो वैल्यू बताऊंगा मैं, एक आपके ग्राम में बताऊंगा और एक वैल्यू मैं जो लिखी ग्राम में तो लिखी है, उसके साथ साथ मैं केजी में भी बताऊंगा। कई बार बच्चों के साथ ये पेपर वाले पीएटी वाले गड़बड़ी ऐसी कर देते हैं कि ऑप्शन में दोनों दे दिया जाता है, ग्राम में भी दे देते हैं और किलोग्राम में भी, और बच्चे इसमें फिर ग्राम देख के सिर्फ ग्राम वाले को टिक करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी मैंने बोला आपको, ग्राम में तो 1.67 गुणित 10 की पावर में -24 ग्राम लिखा हुआ है, बात सही है, चलो बहुत सही। उसके बाद एक और वैल्यू बनाते हैं, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये भी एक वैल्यू है, ठीक है। कई बार क्या होता है पेपर में ऐसा आ जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी में ये आ जाता है नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो अपन को क्या करने का है भाई, दोनों ही आंसर सही है, 1.67 गुणित 10 की घात में -24 भी सही है और 1.67 गुणित 10 की घात में -27 भी सही है। तो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। गॉट इट। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कई बार आपके प्रश्न का जवाब आपके ऑप्शन के लैंग्वेज या ऑप्शन में ही समझ में आ जाता है, ठीक है, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ती, बट ऑप्शन देखना बहुत जरूरी है, चारों ऑप्शन को नजर जरूर दौड़ाइए, ठीक है। अब यहां पे एक पॉइंट लिखा है, यह इलेक्ट्रॉन से लगभग 1837 गुना अधिक भारी होता है। कहने का मतलब फिर वही बात आ गई कि अगर मैं प्रोटॉन की बात करता हूं तो प्रोटॉन हाथी है और इलेक्ट्रॉन क्या है उसके सामने, चींटी है या चूहा है, जैसा आप समझना चाहें, ठीक। उसके बाद लिखा है, सामान्य गणनाओं में इसका द्रव्यमान 1 इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है, सामान्य गणनाओं में प्रोटॉन के भार को हम एक सिंगल यूनिट मानते हैं। कितने यूनिट मानते हैं, सिंगल यूनिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भैया हमें अभी हमने इतनी सारी कहानी पढ़ी, समझा, बातें कही, आप लोगों ने बातें सुनी, उसका निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन, व्हाट विल बी द कंक्लूजन। बाहुबली द कंक्लूजन नहीं, नहीं, बाहुबली द कंक्लूजन नहीं है। यहां है कि प्रोटॉन का कंक्लूजन क्या है। तो प्रोटॉन के बारे में एक बात, पहली बात स्पष्ट हो गई कि प्रोटॉन परमाणु का धन आवेशित मूलभूत कण है। हाँ जी है कि नहीं है, गुड। इस पर 1 इकाई धन आवेश होता है, कितना होता है भैया, 1 इकाई, ध्यान रखना, 1 यूनिट, 1 यूनिट। दूसरी बात भी सही, गुड। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, इसका द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है। ये है तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। प्रश्न यहां बन सकता है कि प्रोटॉन, कौन भैया, प्रोटॉन भाई, हमारे प्रोटॉन भाई किसके बराबर हैं, प्रोटॉन भाई किसके बराबर हैं, तो प्रोटॉन भाई बराबर हैं हाइड्रोजन के। किसके बराबर हैं, हाइड्रोजन के। किसके बराबर हैं, हाइड्रोजन के बराबर हैं।
तो याद रखिएगा प्रोटॉन और हाइड्रोजन एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब आता है हमारे पास न्यूट्रॉन। कौन आता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। पर रुको रुको रुको, मैंने एक पॉइंट तुमको बताया नहीं है, तो बच्चों थोड़ा सा समझना है यहां पे, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट आप अपने मेरे साइड से ऐड कर लीजिएगा। प्रोटॉन की खोज, प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। किसके द्वारा खोज की गई? प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। ये पॉइंट आपके लिए बताना था मुझे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, किसने की थी? रदरफोर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन में जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? जेम्स चैडविक ने। किसने की है? जेम्स चैडविक ने। और कब की है? 1932 में। मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में सबसे आखिरी में किसे खोजा गया? न्यूट्रॉन को खोजा गया। सबसे नया कौन है यहां पे? न्यूट्रॉन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में क्या किया है? उन्होंने बेरिलियम पर अल्फा किरणों की बमबारी की। उन्होंने क्या किया? बेरिलियम पर अल्फा किरणों की बमबारी की। अल्फा किरण क्या है? अगर कोई तुमसे पूछे कि भैया अल्फा किरणें क्या है, तो उसको बताना हीलियम का हीलियम का आयन है। क्या है? हीलियम का आयन है। इसको अगर इंग्लिश में बोला जाए तो अल्फा पार्टिकल आर डबल पॉजिटिव हीलियम न्यूक्लियर। ठीक है, या तुम इसको सिंपल तरीके से बोल सकते हो हीलियम न्यूक्लियर। हीलियम का नाभिक। हीलियम का क्या है भैया? ये नाभिक है। ध्यान रखेंगे इसको। अल्फा पार्टिकल, अल्फा किरणें क्या है? हीलियम के नाभिक होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। तो भैया उन्होंने क्या किया? बेरिलियम पर अल्फा किरणों की बौछार की, जिससे क्या मिला? एक नया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल, एक नया आवेशहीन कण प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? आवेशहीन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश मौजूद नहीं होता। इसे ही क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। सॉरी, इसे क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो प्रोटॉन से थोड़ा अधिक होता है। यह बात ध्यान रखना कि अगर सवाल पूछा जाए आपसे कि किसी परमाणु में सबसे ज्यादा भारी क्या होता है, तो आप कौन सा पार्टिकल बताओगे? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बाद कौन है? प्रोटॉन है। और सबसे हल्का कौन है? आपका इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कौन? न्यूट्रॉन। और सबसे हल्का कौन? सॉरी, हाँ, सबसे भारी कौन? न्यूट्रॉन। और सबसे हल्का कौन? इलेक्ट्रॉन। इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, न्यूट्रॉन बनाने की अभिक्रिया दर्शाई जा रही है। ये आपका बेरिलियम है, इसके ऊपर यही आपकी क्या है? अल्फा किरणें। क्या है आपकी? अल्फा किरणें। जब बेरिलियम पे अल्फा किरणों की बौछार हुई, किसकी बौछार हुई भाई?
अल्फा किरणों की बौछार हुई तो हमें क्या देखने को मिला, बेरिलियम बन गया कार्बन। बेरिलियम किस में बदल गया, कार्बन। ये सी का मतलब क्या है, कार्बन। कार्बन बना और कार्बन बनने के साथ साथ हमें एक आवेशहीन कण मिला। क्या मिला, आवेशहीन कण। और इसी कण को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूट्रॉन। क्या बोला जाता है, न्यूट्रॉन। यहां लिख देता हूं। तो कुछ नहीं करना है, एग्जाम्पल के तौर पे समझो, ये बेरिलियम की शीट है, इस पे मैंने क्या गिरा दिया, अल्फा किरणें गिरा दी। क्या गिरा दी, अल्फा किरणें। अब अल्फा किरणों की वजह से ये बेरिलियम बदल गया किसमें, कार्बन में। किसमें बदल गया, कार्बन में। पहले ये क्या था, बेरिलियम था। क्या था, बेरिलियम, Be था। अब ये बदल गया कार्बन में। कार्बन बनने के साथ साथ इसमें एक न्यूट्रल मतलब आवेशहीन चार्ज भी देखने को मिला, जिसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। और ये आपका जो लिखा है ना He2 की पावर 2 और 4, यही आपके अल्फा कण है, अल्फा रे। ये क्या है आपकी, अल्फा रे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। पहला तथ्य क्या बोलता है, रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन पर अल्फा किरणों की बमबारी से प्रोटॉन प्राप्त किया। अभी हम लोगों ने इसी चीज को तो पढ़ा था, ये पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको कि रदरफोर्ड ने ही किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी, प्रोटॉन की। कैसे खोज की, नाइट्रोजन पर अल्फा किरणों की बमबारी करके। ये है नाइट्रोजन, ये आ गई अल्फा, ये जब आपस में टकराई तो इनसे क्या निकल के आया, प्रोटॉन। किसने किया, रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड के को मिलता है प्रोटॉन खोजने का श्रेय। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन है, स्टार पॉइंट। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता। अभी मैंने इसके बाद पॉइंट बताया, न्यूट्रॉन परमाणु का सबसे भारी मूलभूत कण है। फिर उसके बाद न्यूट्रॉन के श्रेय से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर एक न्यूट्रॉन है, इसको मैंने तोड़ दिया, क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो इससे तीन चीजें मिलेंगी। क्या मिलेंगी, तीन चीज। एक तो मिलेगा आपको P+ मतलब प्रोटॉन, दूसरा मिलेगा E- मतलब इलेक्ट्रॉन, और तीसरी चीज मिलेगी आपको ऊर्जा। क्या मिलेगी, ऊर्जा। ठीक है, ये नाभिकीय विखंडन में काम आता है। नाभिक विखंडन जब हम पढ़ते हैं, एटॉमिक डिके, तो उसका हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया हम। ओह सॉरी सॉरी, यस, आगे न्यूट्रॉन की खासियत। न्यूट्रॉन की खासियत देखते हैं। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं। न्यूट्रॉन की त्रिज्या लगभग 1 × 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है, यह भी बात सही है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा है, 19-20 का अंतर। कितने का अंतर, 19-20 का। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 गुणित 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.675 गुणित 10⁻⁻27 kg होता है। ठीक है, क्लियर हुई बात आप लोग के लिए, नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी, लेट नहीं करने का। चलो आगे बढ़ते हैं। वही बात फिर से आ रही है, क्या बोल रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन से हल्का भारी होता है, थोड़ा अधिक भारी होता है। विलगित अवस्था में न्यूट्रॉन अस्थिर होता है, अ फ्री न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल। ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी भी ये क्वेश्चन पीएटी वगैरह में देखा नहीं गया है, तो इसको पढ़ने का उतना आवश्यकता नहीं है। जो मेन चीज थी वो ये थी,
हाँ, न्यूट्रॉन हैज वेरी हाई पेनिट्रेशन पावर, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। पांचवा पॉइंट जो लिखा है कि न्यूट्रॉन की जो भेदन क्षमता है, भेदन क्षमता मतलब वही एक धातु की चादर को ये कितनी आसानी से भेद सकते हैं, तो भाई न्यूट्रॉन की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ये माइंड करना है, बहुत ताकतवर होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स पे है कि न्यूट्रॉन नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेता है, हाँ भाई सही है। न्यूट्रॉन डज नॉट प्रोड्यूस आयोनाइजेशन इन विल्सन क्लाउड चेंबर। अब ये क्या लिखा है, ये आखिरी सातवां पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? देखो, तुमने ये सुना होगा ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अगर मैं धनात्मक हूं तो सामने वाले को क्या कर लूंगा, सामने वाले को इंपैक्ट कर, जैसे तुम अच्छे आदमी हो, है ना, आप कैसे हैं, अच्छे आदमी हैं, तो आप सामने वाले को अच्छा ज्ञान देंगे। अगर सामने वाला बुरा है तो आपको बुरा ज्ञान देगा। तो वैसे ही यहां पे हमने क्या जाना है कि न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रॉन कैसा है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। इस वजह से ये आयनीकरण उत्पन्न नहीं करता। आयनीकरण का मतलब है ऐसे कोई भी कण जिसके ऊपर या तो धनात्मक आवेश हो या तो ऋणात्मक, इसको हम बोलते हैं आयन। क्या बोलते हैं बच्चों, आयन बोलते हैं। क्लियर हुई बात? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और ध्यान रखिए, रिवीजन बहुत जरूरी है, तभी सिलेक्शन होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत से कदम चलने हैं साथ में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।